on the basis of, we have already go through the divorce on the basis of the consent of the parties. अब कंसेंट में पहले हमने पढ़ा कि जब कभी भी वाइफ लेना चाहे तो खुला है, बाय एग्रीमेंट दोनों लेना चाहें तो वो बरत है, फिर उसके बाद डेलीगेशन, अगर हस्बैंड अपना पावर्स विड्रॉ करना चाहे तो डेलीगेशन। अब हम आ गए अदर काइंड्स के ऊपर। अदर काइंड्स में हमारे पास है सबसे पहले इला। इट इज अ स्पेशी ऑफ द कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स। ये कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स की सारी जो है वो टाइप्स हैं। कंस्ट्रक्टिव मतलब ड्यू टू सम काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस, अगर वो हो जाती हैं, वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं तो वो है इसके अंदर। ठीक है। डाइवोर्स विच इज अफेक्टेड बाय द abstinence from the sexual intercourse for the period of not less than 4 months pursuant to vow or promise swear। यानी ऐसा हो कि अगर हस्बैंड और वाइफ के दरमियान रिलेशनशिप ना हो और वो 4 महीने से ज्यादा का टाइम इसमें लैप्स हो जाए और एक कोई कसम खा ले कि जनाब अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, अपने वाइफ कसम खा ले या हस्बैंड कसम खा ले कि अपनी वाइफ से ताल्लुक नहीं रखूंगा, तो ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर जो है, जिसको हम वॉ कहते हैं, वॉ का मतलब होता है एक फ्रीजिंग कंडीशन आ जाती है, जिसके अंदर रिलेशनशिप जो है वो होते हुए भी नहीं होते, यानी कि दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो तकरीबन ब्रेक होने तक पहुंचा हुआ होता है। तो इस तरह की अगर कोई कंडीशन हो जाती है तो उसको हम इला कहते हैं। इस और फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर दोनों वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे के साथ रिलेशन ना रखें और अलहदगी इख्तियार कर लें और फिर नफरत का इजहार करें, तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये इला है, ये कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स वाली पोजीशन है। लेकिन ये उस वक्त तक कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स को लॉ एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये उस वक्त तक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं समझी जाएगी, या इसको उस वक्त तक जो है नहीं समझा जाएगा जब तक के बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाती कंडीशन, यानी कि प्रोनाउंसमेंट नहीं हो जाती, या फिर दोनों वाइफ और हस्बैंड के दरमियान जो है वो जो रिलेशनशिप है बाकायदा बाय एग्रीमेंट पूरा खत्म नहीं हो जाता, जिसको हमने मुबर्रत भी पढ़ा था पहले, या फिर हस्बैंड डाइवोर्स प्रोनाउंस नहीं कर जाता, या वाइफ खुला में नहीं चली जाती। अगर ऐसी कंडीशन बरकरार रहती है तो इसके अंदर जो निकाह है वो इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, इंटैक्ट रहेगा, लेकिन जो है वो सस्पेंडेड पोजीशन में होगा, यानी इस तरह होगा कि अगर वो चाहें तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी वक्त चाहें तो उसको ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स समझी जाएगी, यानी पूरी ये तलाक वाकई नहीं होगी जब तक कि बिल्कुल पोजीशन क्लियर नहीं हो जाती। उसके बाद है प्रिस्क्रिप्शन इन कंपैरिजन ऑफ वाइफ। अच्छा, ये कुरान पाक में इसका जिक्र आया है कि जो है अगर वाइफ और हस्बैंड जो है एक दूसरे को जो है प्रोहिबिटेड डिग्री के किसी रिलेशन के साथ कंपेयर करने लगे, जैसा कि अगर शौहर कहे कि तुम मेरी माँ की तरह हो अपनी बीवी को, या अपनी बहन के साथ उसको मिलाए, या इस तरह की कोई चीज हो, उसके लिए पेनल्टी है। फिर कुरान पाक के अंदर लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कोई मर्द कहेगा तो फिर उसको कफारा अदा करना पड़ेगा। ठीक है। It is a comparison of a wife with prohibited degree of the marriage, such as the mother or the sister. It is an unlawful comparison. It puts him in the repentance और penance, यानी ये उसको पेनल्टी के अंदर जो है यानी उसमें या तो उसको रोजे रखने पड़ेंगे, या फिर ये है कि 100 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा भूखों को, और यानी कफारा अदा करना पड़ेगा और तौबा करनी पड़ेगी अल्लाह ताला से, तब जाकर के ये पोजीशन ब्रेक होगी। और लियन और imputation, it is an imputation over wife of the sexual intercourse with one another. It puts the relationship into divorce. According to the Hanafi school, divorce takes automatically, but Shafi'i requires court proceedings for its confirmation. Lian or the imprecation is a ground available to the wife to sue for divorce. In this case, she must file a regular suit for dissolution of marriage as mere application to the court that her husband has falsely changed her with adultery. It is to be noted here that she is entitled to be decree only if the charge is proved to be false, but not if it is proven to be true. अच्छा, इसके अंदर ये है कि अगर वाइफ और हस्बैंड के दरमियान ऐसी पोजीशन बन जाती है जिसके अंदर जो है वो
जो हस्बैंड है अपनी बीवी के ऊपर इल्जाम लगाता है कि जनाब वो किसी गलत काम के अंदर मुलविस है, और फिर औरत आ जाती है कोर्ट ऑफ लॉ में। इसके अंदर जो है कोर्ट में आकर उसका खुला क्लेम करना बहुत जरूरी है। अगर वो खुला क्लेम नहीं करेगी तो फिर जो है वो खुला वाक़ई नहीं होगी। अगर वो खुला क्लेम कर लेगी तो क्या होगा कि उसके अंदर फिर वो उसको कोर्ट डिग्री पास कर देगी। इस तरह ये एक सोल ग्राउंड है जिसके ऊपर भी इसके ऊपर जाया जा सकता है अगर ऐसी कोई पोजीशन बन जाती है। और फिर अगर जो है हस्बैंड प्रूफ भी नहीं कर पाता तो कोर्ट जो है वो क्या करेगी कि औरत को तलाक की जो डिग्री होगी यानी डिवोर्स की जो डिग्री है वो पास कर देगी अगर हस्बैंड जो है वो झूठा साबित हो जाता है। और अगर हस्बैंड सही साबित होगा तो उसके अंदर फिर औरत को सजा होगी, ठीक है, और उसके अंदर तलाक नहीं होगी। अच्छा, और अगर मर्द गलत साबित होता है तो इस्लामिक लॉ के अंदर उसकी पनिशमेंट है, उसकी पनिशमेंट कज़फ में प्रोवाइडेड है। जब आप हुदूद लॉ ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे आगे चलकर, जब क्रिमिनल लॉ का सब्जेक्ट आएगा आप उसके अंदर जो है पाकिस्तान पेनल कोड के साथ आप हुदूद लॉस भी पढ़ेंगे, उसमें कज़फ भी पढ़ेंगे। तो कज़फ जो है वो एक ऐसी पेनल्टी प्रोवाइडेड है जिसके अंदर अगर वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे के ऊपर गलत इल्जाम लगाएंगे कैरेक्टरलेस होने का और फिर वो साबित नहीं कर सकेंगे तो उसके बाद जो है वो उनको ये पनिशमेंट होगी। और अगर हस्बैंड सही साबित होगा तो वाइफ को फिर जाहिर है जिना की पनिशमेंट होगी। और अगर जो है वो फाल्स साबित हो जाता है एलिगेशन तो हस्बैंड को कज़फ की पनिशमेंट होगी, ठीक है। उसके अंदर भी वही सेम पनिशमेंट है जो कि जिना के अंदर प्रोवाइडेड है। अच्छा, अब जुडिशियल डाइवोर्स क्या है? जुडिशियल डाइवोर्स जो है जो कोर्ट की डिग्री के जरिए हो, जिसको हम अभी खुला हमने ऊपर जो डिस्कस किया था। कोर्ट इशू द डिग्री ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आफ्टर सर्टेन प्रोसीजर। Following are the reasons against which a competent court issue the decree for the dissolution of contract of marriage। अब उसमें वो ग्राउंड्स हम ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं लेकिन इसके अंदर भी दोबारा एक दफा और हम देखते हैं। अब इसमें ये सारे वही सेम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस एक्ट के अंदर जो हमें ग्राउंड्स थे हमारे पास ना, वेयर अबाउट्स अननोन है और फॉर मोर देन 4 इयर्स है। फिर उसके बाद मेंटेनेंस वाला ग्राउंड है। फिर ये है कि इम्प्रिजमेंट हो जाती है और कंफर्म हो जाती है। फिर विदाउट रीजन द कॉज ऑफ एक्सक्यूज हस्बैंड हैज फेल्ड टू परफॉर्म कंजुगल राइट्स, अगर दोनों के दरमियान रिलेशनशिप नहीं होता। या फिर जो हमने अभी पढ़ा है एक पोजीशन हमने पढ़ी थी जिसके अंदर था कि ये इला वाली पोजीशन जो थी, ये नंबर जो हमारे पास 4 ग्राउंड है ये इला पे बेस्ड है। इफ हस्बैंड इज इम्पोर्टेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक ये हो गया। अच्छा, ये सारे मतलब वही ग्राउंड्स है ना जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। ये सारे के सारे जब ग्राउंड्स लिए जाएंगे खुला के लिए तो खुला ग्राउंड हो सकती है कोर्ट इनमें से किसी एक ग्राउंड पे भी कर सकती है। और हेटेड की ग्राउंड एक अलग से एडिशनल ग्राउंड है हेटेड का, जो कि कुरान पाक के अंदर भी उसका जिक्र आया। अगर वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं तो उसके ऊपर भी कोर्ट जो है डिसॉल्व कर सकती है मैरिज को। और कंफर्मेशन कोर्ट से वो डिग्री ली जाती है, क्योंकि क्या है कि आफ्टर सम टाइम कभी हस्बैंड जो है वो उसको ख्याल आ गया कि नहीं मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक थी और मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, फिर वो आके खड़ा हो जाए वो औरत किसी और से शादी कर ले तो ये मसला खराब हो जाता है। और फिर दूसरी बात ये, अगर कभी जो है वो बीवी को होश आ जाता है काफी टाइम गुजरने के बाद, फिर वो आ जाती है। और अगर डिसॉल्व हो जाती है मैरिज वंस तो कोर्ट के अंदर जब एक डिग्री आ जाती है तो उसमें ये होता है कि वाइफ और हस्बैंड दोनों अपनी फ्री विल के साथ शादी कर सकते हैं। और फिर दूसरा बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि जनाब इसने मुझसे परमिशन नहीं ली, फलानी नहीं फलानी। कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए कोर्ट से डिग्री ली जाती है। और फिर तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए वुमेन को भी और मर्द को भी, अगर वो जो है वो सेकंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो उसके लिए भी आगे चल के प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए मेरे ख्याल में हम इतना यहीं पर स्टॉप कर लेते हैं अपने कोर्स को। अच्छा, आप बताएं, आप में से किसी को अगर इन जो हमने टॉपिक आज पढ़े इनमें से किसी को कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लें जी। इनमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट जो है वो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ही बाकी मेरा ख्याल है रह गया है तो इसको कंप्लीट ही कर लें, या तो फिर आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा ही रह गया। हाँ, यहाँ से अब ये एक थोड़ा सा रह गया, इसको कंप्लीट करते हैं। रिट्रैक्शन और रेवोकेशन ऑफ डाइवोर्स। हस्बैंड हैज राइट ऑफ रिट्रैक्शन बिफोर द पीरियड ऑफ इद्दत takes effect, she is supposed
wife until iddat expires. It is exclusive right of husband as divorce is retraction is made with or without consent of wife. When the retraction is made, it put the contract of marriage continues. अच्छा, retraction का ये है कि जब कभी भी एक डाइवोर्स प्रोनाउंस की उसके बाद हस्बैंड को जो है वो आता है जहन में ख्याल के जनाब अब हमें कंटिन्यू करना चाहिए और हमें वापस से रिट्रैक्ट करना चाहिए, यानी एक राइट इस्तेमाल करने के बाद अगर वो कहता है कि मैं अब अपना डाइवोर्स जो है वो सेकंड और थर्ड प्रोनाउंस नहीं करूंगा, बस अब ये गलती हो गई, हम इसको रिट्रैक्ट करता हूँ मैं इससे वापस, तो वो कर सकता है। ये उसका एक्सक्लूसिव राइट है। जब कभी भी वो डाइवोर्स प्रोनाउंस करेगा वो विदाउट जो है वो कंसेंट ऑफ वाइफ जो है रिट्रैक्ट कर सकता है। इसमें वाइफ की कंसेंट लेना उसके लिए लाजमी नहीं है। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा है कि डाइवोर्स जो है वो एटर्नल और एक्सक्लूसिव राइट है ये मेल का। वो उसको मर्द जो है वो जब भी चाहे उसको एक्सरसाइज कर सकता है और अगर वो चाहे तो उससे रिट्रैक्ट भी कर सकता है। उसके लिए उसको कंसेंट लेना जरूरी नहीं है, पहले जाके वाइफ से पूछे कि करना है या नहीं करना। अगर वो इद्दत पीरियड के दरमियान उसको ख्याल आ जाता है कि मैं इसको नहीं कंटिन्यू करना चाहता हूँ और मैं खत्म करके वापस अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, हाउ रिट्रैक्शन इज मेड। अब क्योंकि हमने तलाक की जो ना किस्में पढ़ी है, तीन हमने उसके तरीके पढ़े हैं, एक तो तलाक हसन है, तलाक एहसन है। उन दोनों में तो जो है रिट्रैक्शन पॉसिबल है। अब जब तलाक बिद्दत की बात आ जाती है तो उसमें क्या पोजीशन होगी? फॉलोइंग आर द मेजर्स व्हिच आर अडॉप्टेड इन रिट्रैक्शन। अच्छा, जब तलाक 3 दफा प्रोनाउंस कर दी तो अब उसके अंदर रिट्रैक्शन जो है उसका जो है वो रास्ता बंद हो जाता है फिर। और दूसरी बात ये, अगर खुला गिराट हुई है तो उसमें भी रिट्रैक्शन हो सकती है, किसी भी वक्त वापसी का रास्ता खुला है, कभी भी जो है वापस मैरिज कंटिन्यू की जा सकती है। लेकिन उसके लिए शर्त मैंने आपको बताई थी ये है कि हस्बैंड जो है वो अगर करता है तो वाइफ की अगर सेकंड मैरिज किसी और बंदे के साथ हो जाती है तो फिर ये जो है रिट्रैक्शन नहीं हो सकती ना। अच्छा, अब इसके अंदर तरीका क्या क्या होगा? नंबर 1, कंडक्ट और वर्ड्स में कंटिन्यू कॉन्स्टिट्यूट रिट्रैक्शन, यानी कि वो आकर के प्रोनाउंस करे, बाकायदा कहे अपनी बीवी से और सब लोगों के सामने कि मैं जो है अब तलाक को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं आगे अपना रिलेशन कंटिन्यू करना चाहता हूँ और अब मैं ना तो मैं जो एक तलाक में प्रोनाउंस कर चुका हूँ वो तो हो गई, लेकिन अब आगे सेकंड और थर्ड में प्रोनाउंस नहीं करूंगा, यानी बाय वर्ड्स उसको जो है एक्सप्रेसली आकर के ये बात करनी है। इट इज constitute before the expiry of period of iddat. In other words, it should be before third menstrual period, यानी कि तीसरे महीने के स्टार्ट होने से पहले ही उसने ये सब कुछ करना है। या फिर अगर तीसरा महीना स्टार्ट हो गया तो तीसरा महीना अगर खत्म होने से पहले वो रिट्रैक्शन करेगा तो एक राइट उसका, वन राइट ऑफ डिवोर्स जो है वो उसके पास रह जाएगा, सिर्फ दो उसके हाथ से चले जाएंगे। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ द विटनेस इज एडवाइसेबल, यानी प्रेजेंस ऑफ विटनेस बल्कि इसमें मैंडेटरी होती है तकरीबन, क्योंकि अगर वो रिट्रैक्शन कर रहा है तो वो लोगों को भी पता लगना चाहिए कि वो रिट्रैक्ट कर रहा है, वो प्रोनाउंस, तो इट इज एडवाइसेबल भी है, तकरीबन मैंडेटरी पोजीशन होती है। इन हनीफी स्कूल सेक्सुअल इंटरकोर्स कंफर्म द रिट्रैक्शन बट advisable method is declaring, which makes it valid. Shafi school can consider the presence of witness mandatory. ठीक है, presence of witness बहुत जरूरी है, लोगों के सामने उसने कहना है। अच्छा, ये जो इसके अंदर कंडीशन 5 लिखी हुई है, ये सब इस्लाम में तो कहीं भी प्रोवाइडेड नहीं है, ये इसके अंदर कहाँ से आ गई? इसको इसमें से जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पर अच्छा, बहरहाल इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हस्बैंड को जो है वो डिक्लेयर करना है कि वो ऐसा जो है कर रहा है, यानी कि वो अपनी अगर जो है वो डिवोर्स वाली जो उसकी प्रीवियस उसका डिसीजन था उसको वो खत्म करना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो सबसे पहले इसको जो है वो करे, प्रोनाउंस करे। बहरहाल प्रोनाउंसमेंट इसमें इम्पोर्टेंट है।
ये इसके अंदर कंडीशंस कहाँ से आ गई इसमें तीन। चलें जी, ये अब हमारा जो डाइवोर्स वाला जो टॉपिक था ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमारा आ जाता है मेंटेनेंस वाला। मेंटेनेंस वाला हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा वसीम, आपने अटेंडेंस ले ली है? यस मैम। अच्छा अभी जो है